Hello everyone, my name is Dishika Agarwal and here I am with a new video. I hope आप सबने मेरा CUET वाला व्लॉग जरूर देखा होगा एंड इफ नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लेना। उसमें मैंने दिखाया कि सुबह क्या हो रहा था, हम कैसे सेंटर पे गए और वो सब। बट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाई कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे था या फिर पेपर कैसा आया था या फिर क्या मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए या फिर मेरी पर्सनल एडवाइस। सो इसलिए आई एम मेकिंग अ फुल गाइड टू CUET। आई विश आई न्यू अर्लियर। तो देखो, मेरे 2 बार में एग्जाम्स हुए थे और दोनों पहली शिफ्ट में हुए थे। एक बार मेरा एग्जाम हुआ था 15th को विच वाज ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी एंड 21st को मेरा एग्जाम हुआ था हिस्ट्री, GAT एंड इंग्लिश का। और दोनों बार मेरे एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हो गए थे, लाइक 9 to 12 के बीच में हो गए थे मेरे एग्जाम्स। तो देखो, जब मेरा 15th को एग्जाम था मैं उठी थी 3:30 बिकॉज मेरा सेंटर थोड़ा दूर पड़ा था, नोएडा, एंड आई लिव इन गुरुग्राम। तो मैं लगा के चल रही थी कि 7 बजे तक हमें पहुंचना है, क्योंकि इसमें लिखा था कि 7 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कि 7 बजे तक पहुंचना है। तो हम जल्दी उठे और एक पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों भाई, इतना बड़ा एग्जाम है नेशनल लेवल का, तो इसलिए पूरी रात नींद नहीं आई। फिर जैसे तैसे सुबह 3:30 उठे एंड नींद भी नहीं पूरी हुई थी। उसके बाद स्ट्रेस हो रहा था, नर्वसनेस हो रही थी, बट ये सब हैंडल करते करते रेडी हुए और रेडी भी अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड। नाउ व्हाट इज द ड्रेस कोड? एक नॉर्मल टी शर्ट लाइट कलर की, ज़्यादा प्रिंट ना हो उस पर, प्लेन सी। उसके बाद लोअर या जीन्स और नॉर्मल स्लीपर्स। आप शूज़ भी नहीं पहन सकते एंड अवॉइड कि ज़्यादा पॉकेट्स वगैरह हो या जिप वगैरह हो आपके कपड़ों में। जिप तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मेटल में आ जाएगी, और कोई भी मेटालिक चीज़ आप नहीं लेके जा सकते। तो आपके कपड़ों में भी अगर कोई भी मेटल की चीज़ होगी तो वो भी वो डिटेक्ट कर लेंगे, नहीं लेके जाने देंगे। और हाफ स्लीव्स होने चाहिए आपके कपड़े। ऑल्दो वो इतना नहीं रोक रहे थे, बच्चे डार्क कलर की शर्ट्स में आए थे फुल स्लीव। बट अगर एक ड्रेस कोड दिया है तो उसे फॉलो कर लो, क्योंकि मेरे सेंटर पे स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। बट हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस सेंटर पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी। तो इसलिए जो भी एडवाइजेबल है वैसे ही कपड़े पहन के जाओ, और हेयर टाई करके, क्योंकि अगर तुम हेयर वगैरह टाई करके नहीं जाओगे तो वो वहाँ तुम्हारे हेयर टाई करवाएंगे। ऑल्सो आप कोई ज्वेलरी या मेटल की चीज़ नहीं पहन सकते। देखो, मेरी चीज़ें अभी भी निकली हुई हैं, तो ये सब चीज़ें भी अलाउड नहीं होती। और अगर कोई गलती से पहन जाता है तो वो उसको ऐसे टेप लगा के ना फिर बहुत फनी बना देते हैं। और एक तो अगर आपके साथ पेपर से पहले ऐसा कुछ हो रहा होगा तो ऑब्वियसली आपका मूड भी खराब होगा, एम्बैरेसिंग भी होगा, और फिर आपको लगेगा थोड़ा दिमाग खराब होगा, ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए एडवाइसेबल है कि आप घर से ही ये सब चीज़ें निकाल के जाओ। वहाँ रखोगे, वहाँ कोई रखने की जगह नहीं होती। तुम अपनी एक्सपेंसिव चीज़ें रखोगे तो इससे अच्छा घर से अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह निकाल के जाओ, वरना वो तुम्हारे भी टेप लगा देंगे। फिर वो पूरी टाइम टेप लगा के एग्जाम दो एंड दैट इज़ रियली वियर्ड। उसके बाद ये सब ड्रेसअप वगैरह होके थोड़ी पूजा वूजा करके एंड देन वी लेफ्ट फॉर द सेंटर। तो गाड़ी में जाते हुए एक बार मैंने पूरा अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया था एंड देन कुछ खा लिया था। और एग्जाम से पहले तुम्हें भी कुछ लाइट सा खा लेना चाहिए, बिकॉज फिर ना एग्जाम में अगर तुम ऐसे भूखे जाओगे या फिर तुम्हारा ध्यान खाने में ही रहेगा और तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। और खाना खा के जाते हैं तुम्हारा दिमाग चलता है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया। तो कभी भी एग्जाम में जाओ तो खा के जाना चाहिए। तो खा के मैं गई, पढ़ाई वढ़ाई हो गई और मैं सेंटर पे जल्दी पहुंच गई थी उस दिन 6:45। पर लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होंगे, 400-500 इतनी कैपेसिटी होगी सेंटर की। बट नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी एंड पार्किंग भी इतनी मुश्किल से मिली उस दिन वहाँ पे। बट ये एक अच्छी चीज़ है, अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम घर से कुछ बना के लेके जाओ खाने वगैरह का, तो वहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स ऑलरेडी होती है। तो तुम स्टॉल्स पे जाके आराम से कुछ ना कुछ ले सकते हो। लाइट चीज़ें भी होती है, पोहा वगैरह, तो वो सब चीज़ें तुम वहीं जाके खा लो, अगर तुम्हें घर पे चीज़ नहीं फैलानी सुबह खाना बनाने का और अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना। तो ऑल्दो हमने वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह ली थी, बिकॉज भाई मेरी दोनों टाइम तबीयत खराब हो गई थी। लाइक पहले टाइम 15th को मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत नहीं खराब हुई थी, बट 21st को मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, बिकॉज उसमें GAT मैथ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन हो जाती है, तो उससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है पेपर से पहले। तो उस पेपर में सेकेंड वाले में तो ऐसा था कि बस मैं एग्ज़ाम दे ही नहीं पाऊंगी अब। तो हाँ, तो हम ऐसे चले गए सेंटर पे और मेरी फर्स्ट टाइम में एंट्री हो गई थी 7:30, और दूसरी बार मैं थोड़ा लेट गई थी क्योंकि उसमें वो लिख के रखते हैं कि आपको 7 तक रिपोर्टिंग टाइम है, बट एंट्री गेट 8:30 क्लोज होता है। तो सेकंड बार में हम आराम से गए थे लेट थोड़ा, तो मेरी 8 बजे एंट्री हो गई थी, बट वो सही रहा था क्योंकि पहले टाइम मैं बहुत देर सेंटर पर वेट करती रही थी वहाँ पे, मतलब अंदर बैठ के, और ना वहाँ AC था ना कुछ था, इतना बोरिंग लग रहा था। और ऊपर से बच्चे बोल रहे हैं ये वो, और ऊपर से स्ट्रेस हो रहा है। तो मतलब ऐसे पैनिक नहीं होना अगर तुम थोड़ा लेट हो जाओ, थोड़ा लेट इधर उधर चलता है, यू कैन गो टिल 8 आराम से, वो एंट्री हो जाएगी। मेरे सेंटर पे तो एटलीस्ट हो गई थी एंट्री। ऑल्सो
अगर तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, वैसे तो एडवाइजेबल है कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह पहले से ही सब कुछ सेट करके रखो, बट अगर तुम भूल जाते हो तो वहाँ पे 2-3 स्टॉल्स लगी होती है कि जहाँ से तुम अपना प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो कि एडमिट कार्ड रह गया, फट गया, या फोटो रह गई, या कुछ भी रह गया, तो वहाँ से तुम अपने डॉक्यूमेंट उन स्टॉल से ले सकते हो आराम से। कमिंग टू द डॉक्यूमेंट्स या फिर मटेरियल, क्या कुछ तुम लेके जा सकते हो सीयूईटी एग्जाम में। तो देखो, तुम्हें अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। सबसे पहले हर दिन का एक एडमिट कार्ड लगता है। मान लो मेरे 2 एग्जाम थे, एक 15th को और एक 21st को, तो 15th के लिए एक एडमिट कार्ड लगा और 21st के लिए एक एडमिट कार्ड लगा। तो जितने दिन तुम्हारे एग्जाम होंगे उतने एडमिट कार्ड लगेंगी, क्योंकि वो एडमिट कार्ड फिर अपने पास रख लेते हैं। अब एडमिट कार्ड में 1-2 चीजें हमें करनी होती है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में। उसमें 3 कॉलम दिए होते हैं। सबसे पहले एक अपनी फोटो पेस्ट करनी होती है। तो फोटो अपनी कोई भी रीसेंट फोटो होनी चाहिए। मैंने भी सीयूईटी एग्जाम से पहले दिन निकलवाई थी अपनी रीसेंट फोटो। तो कोई भी रीसेंट फोटो होनी चाहिए जो कि ऊपर एडमिट कार्ड से मैच कर रही है, जो एडमिट कार्ड में फोटो आई है तुम्हारी। ये नहीं है कि सेम नहीं होगी तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे, सेम की बात नहीं है, बट सिमिलर होनी चाहिए कि पहचान में आना चाहिए कि हाँ ये इंसान है जिसकी ये फोटो है और जो ये एडमिट कार्ड में लग रही है। उसके बाद सेकंड कॉलम होता है जिसमें हमें अपना फिंगर का इंप्रेशन देना होता है, थंब इंप्रेशन देना होता है, वो लेफ्ट हैंड का। तो वो भी घर से करके जाना, वहाँ कोई इंतजाम नहीं होता। ये 2 चीजें तुम घर से करके जाओगे। एंड थर्ड कॉलम होता है सिग्नेचर का। वो तुम्हें वहीं इन्विजिलेटर के सामने अंदर जाके एग्जाम जब दोगे वहां करना होता है। तो 2 चीजें, थंब इंप्रेशन एंड देन अपनी फोटोग्राफ घर से चिपका के जाना, ये सब करके जाना, और वो भी लेफ्ट थंब का। एंड देन साइन तुम वहां करोगे इन्विजिलेटर के सामने। उसके बाद तुम्हें 2 फोटोग्राफ लेके जानी होती है। वैसे तो एक ही लगती है, बट सेफ्टी के लिए 2 ले जाओ कि एक इधर उधर गिर गई तो इसलिए। ग्लू लेके जाना नहीं होता, वो रखते हैं अपने पास वहां चिपकाने के लिए, क्योंकि वो एक शीट होती है ट्रेंडिंग शीट, उसके लिए हमें एक फोटो चाहिए होती है अपनी रीसेंट। तो उसके लिए एक फोटो चाहिए हमें, तो 2 लेके जाना ताकि एक हो जाए तो एक हो तुम्हारे पास। एंड देन आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड अगर तुम्हारा अपडेटेड हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपडेटेड नहीं हो तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो अपडेट करा लो। अगर नहीं है तो कोई और आईडी प्रूफ, पैन वगैरह जो भी होते हैं वो ले जाओ सेफ्टी के लिए। वैसे तो जरूरी नहीं है, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो मेरे टाइम में नहीं थी, क्योंकि मेरा आधार कार्ड जो है वो इतना रिसेंट वाला नहीं था, बट उन्होंने जाने दिया था। तो कई लोग जाने देते, कई लोग नहीं जाने देते। तो इसलिए अगर तुम्हारा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो कोई और आईडी प्रूफ ले जाना अपना साथ में। उसके बाद एक पेन। पेन वैसे वो मना भी करते हैं कि मत भी लाओ, तो वो दे भी देते हैं। पहले एग्जाम में दिया था, दूसरे एग्जाम में हमें नहीं दिया था पेन, तो इसलिए तुम पेन ले जा सकते हो नॉन मेटेलिक 2-5 रुपए वाला, क्योंकि क्या पता वो रखवा लेके ना जाने दे। मेरे सेंटर पे पर लेके जाने दिया था उन्होंने। तो कोई भी नॉन मेटेलिक पेन होना चाहिए, मेटल वगैरह का कुछ नहीं होना चाहिए, वरना वो नहीं लेके जाने देंगे। क्योंकि वहाँ तुम्हें एक तो रफ शीट में जब तुम अपना काम करोगे उसके लिए भी चाहिए होगा, एंड उसके बाद सिग्नेचर करोगे उसके लिए भी चाहिए होगा। तो पेन अपना जरूर लेके जाना है, इन केस वहां नहीं मिले तो तुम्हारे पास होना चाहिए। ऑल्सो काफी लोग बोलते हैं कि पानी की बॉटल मत लेके जाओ, बट आई एडवाइस कि तुम अपनी वाटर बॉटल खुद ही लेके चले जाओ। ऑल्सो वहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स होती है कि तुम पानी वानी पी सकते हो, बट तुम बार बार अपनी सीट से जाओगे, उठ के पानी पियोगे, आओगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। एंड एग्जाम में कुछ याद नहीं आता, वो पानी पीने से हमेशा याद आ जाता है। तो अगर तुम पानी पीते रहोगे, हाइड्रेटेड रहोगे, तो तुम्हारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड रहेंगे, तो तुम्हें आंसर्स याद आएंगे और तुम्हारा दिमाग चलेगा। और वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए तुम्हें अपना पानी तो चाहिए। वो एसी वेसी कुछ नहीं होता वहाँ पे, पंखे भी ऐसे ही चल रहे होते हैं। और कूलर जो होता है वो इतनी दूर होता है, लाइक मेरे तो दोनों टाइम कूलर इतनी दूर था, वो एक कूलर लगा के रखते पूरी रो के लिए, और मैं सबसे कॉर्नर में बैठी थी और कूलर सबसे इधर था। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए जरूरी है कि तुम हाइड्रेटेड रहो, वरना तुम्हारा वैसे दिमाग खराब हो जाएगा इतनी गर्मी में और तुम पेपर नहीं दे पाओगे। इसलिए अपनी पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट लेके जाओ, नॉर्मल सी, या तो बिस्लेरी की ले जाओ, उसका ऊपर का वो पेपर वेपर हटा के, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की ले जाओ। मैं तो अपनी बोर्ड एग्जाम्स वाली ले गई थी, इतनी कोई दिक्कत आई नहीं, बट वैसे कोई भी नॉर्मल पानी की बोतल ले जाओ, क्योंकि तुम बार बार उठ के जाओगे तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। और अगर तुम ये सब लेके गए तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो हर स्टेप पे चेक होता है। और अपनी फोटोग्राफ जरूर रखना, वो अटेंडेंस शीट में लगेगी। इसके बाद देखो, चेकिंग तो ऐसे होती रहेगी, बट तुम्हारा जो रूम एलोकेशन होगा कि तुम्हारा कौन सा रूम है, कौन सा ब्लॉक है, तो वहाँ एक लिस्ट लगी होगी, उसमें तुम अपना रोल नंबर डालोगे, एंड देन यू विल गेट टू नो कि कौन से ब्लॉक में या कौन से फ्लोर पे और कौन से रूम में तुम्हारा टेस्ट है। फिर तुम वहाँ जाओगे, जैसे मेरा तो 5th फ्लोर पे था, तो लाइक लिफ्ट वगैरह भी नहीं होती वहाँ, तो इसलिए मैंने बोला पानी भी लेके जाना अपना, क्योंकि 5th फ्लोर तक गई और उसके बाद मेरी तो हालत खराब हो गई। और भी ऊपर थे, 7th 8th फ्लोर भी थे वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद तुम वहाँ से लिस्ट देख लेना, और ताकि तुम्हें पता
पता चल जाए, क्योंकि अगर तुम पहले क्योटिक हो जाएगा, अगर तुम्हें पता नहीं चलेगा ढंग से तुम्हारा रूम कौन सा है और फिर तुम्हारा दिमाग घूमेगा ये वो, तो पहले देख के चले जाना, किसी से गाइडेंस ले लेना, पूछ लेना, रोल नंबर के हिसाब से वहाँ पे लिस्ट लगी होगी, देख के जाओगे अपने रूम में। वहाँ तुम्हारा बायोमेट्रिक होगा, वो आधार कार्ड से तुम्हें मैच वगैरह करेंगे एंड देन ये पूछेंगे आपका नाम क्या है और आपकी एज क्या है या फिर आपकी बर्थ ऑफ डेट क्या है, एंड देन वो तुम्हारा बायोमेट्रिक्स लेंगे, फिंगर इम्प्रेशन लेंगे, तुम्हारी फोटो क्लिक करेंगे, लाइव फोटोग्राफ क्लिक करेंगे वहाँ पे, एंड देन वो तुम्हें सीट एलोकेट कर देंगे, वहाँ से जाके सीट पे जाके बैठ जाओ। अब वहाँ पे जाके बैठ गए इतने में, अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सिस्टम ऑन हो, वो ऑफ भी हो सकता है, तो तुम्हें उसे टच नहीं करना है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता कि जब तक हमारा एग्जाम स्टार्ट हो हम उसे टच करें, क्योंकि फिर वो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यू आर एडवाइज नॉट टू टच इट, क्योंकि कई लोग जब टच करते हैं ना तो उनका वो इंटरफेस खराब हो जाता है, चीज़ें दिक्कत हो जाती है, इसलिए टच मत करो। अब जैसे मैं फर्स्ट डे पे तो मेरा बिल्कुल अच्छे से चला था कंप्यूटर सिस्टम, बट जब मैं सेकेंड टाइम गई तो भाई वो डेस्कटॉप भाई चल ही नहीं रहा। मैं बहुत देर मैंने वेट करा, क्योंकि वो कहते हैं थोड़ी देर वेट कर लो, अपने आप खुल जाता है वो अपने टाइम पे, वो खुलेगा, बट वो खुला ही नहीं। उसके बाद कोई एक सर आए, मैंने उनको बुलाया, एक सर आए, उन्होंने देखा, वो करके चले गए, अभी खुल जाएगा। फिर दूसरी मैम को बुलाया मैंने, क्योंकि वो बहुत देर तक नहीं खुला, एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, 5 मिनट बचे थे। दूसरी मैम को बुलाया मैंने, वो करके चली गई और वो मुझे बोल के चली गई F12 दबाते रहो हो जाएगा। क्या किसी का एग्जाम है इतना बड़ा एंड यू हैव टू हेल्प हर ना, बट उन्होंने नहीं करी, वो मुझे ऐसे बोल के चली गई। उसके बाद एक थर्ड सर को मैं अपनी सीट से उठ के इतनी दूर जाके बुला के लाई, क्योंकि एक तो कॉर्नर वाली सीट थी ना, किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, मैंने इतनी देर हैंड रेस करके रखा, तो इसलिए मैं उठ के गई। मैंने उनसे बोला कि सर मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है, फिर उन्होंने आके थोड़ा बहुत ढंग से देखा एंड देन वो 5 मिनट बाद जाके चला, मतलब ऑन टाइम ही मतलब मेरा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इंटरफेस में क्या होता है, वो तुम्हारी आईडी अपने आप डली होती है, रोल नंबर वगैरह, और तुम्हें अपना पासवर्ड डालना होता है, दैट इज योर बर्थ डेट। तो अपना पासवर्ड डाला, अपनी बर्थ डेट डाली मतलब, एंड देन थोड़ा वेट करना होता है, जब भी एग्जाम का टाइम होता है वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। अब जब एग्जाम चल रहा होता है तो उससे पहले तुम सबमिट नहीं कर सकते। मान लो 1 घंटे का एग्जाम है तुम्हारा 9 से 10, तो वो 10 बजे ही सबमिट होगा, ऐसा नहीं है कि तुम उसे उससे पहले सबमिट कर दो, नहीं, अगर 10 बजे खत्म हो रहा है तो 10 बजे ही सबमिट होगा। और मान लो तुम्हारे 2 एग्जाम है, एक है 9 से 10 और एक है 10 से 11, तो ऐसा नहीं है तुम्हें दोनों एग्जाम के बीच में टाइम मिलेगा, ये तुम्हारे 3 एग्जाम है किसी दिन, तो उसमें टाइम नहीं मिलेगा, एक के बाद एक एग्जाम चलेगा, एक के बाद एक भी मिनट का उसमें गैप नहीं होता है, तो जैसे ही एक खत्म होता है दूसरा अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा लिखा आया था कि 15 को मेरा पॉलिटिकल साइंस का है और मेरा साइकोलॉजी का है, तो ऐसे कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं होता, वो पहले पॉलिटिकल साइंस का दे देंगे या पहले साइकोलॉजी का दे देंगे, कोई भी पहले आ जाएगा, कोई भी बाद में आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें वेरी करती हैं कि कौन सा कितने टाइम आएगा, बट सबमिट वो एक टाइम पे ही होगा और गैप तुम्हें एक भी एग्जाम के बीच में नहीं मिलेगा, एक भी मिनट का। सो मेंटली प्रिपेयर होके जाना कि टाइम नहीं मिलेगा, एक के बाद एक डायरेक्ट आ जाएगा। और चीज़ कई लोगों को लगता है कि उनका मैथ्स वाला होता है या कैलकुलेटिव चीज़ें होती है तो उन्हें रफ शीट्स वगैरह चाहिए होगी, तो वो अच्छी क्वांटिटी में बहुत सारी 7-8 रफ शीट एकदम प्रोवाइड कर देते हैं पहली बार में, ताकि बार बार बच्चों को मांगनी ना पड़े, तो वो एक बार में ही रफ शीट दे देंगे, आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, अलाउड भी नहीं होती। एंड देन कुछ भी अगर तुम्हारे डेस्क वगैरह के वहाँ लिखा हो तो रिपोर्ट टू देम, क्योंकि वो बाद में तुम्हारी चीटिंग वगैरह ना कर दे कि तुमने चीट किया है वो, तो इसलिए उनको पहले बता दो कि हाँ कुछ लिखा हुआ है या ये वो। एंड सेकेंडली वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह सही होते हैं, क्लीन होते हैं, एकदम परफेक्ट होते हैं वर्किंग कंडीशन में कि यूज़ कर सकते हैं, रेस्ट रूम्स ठीक होते हैं और पानी अवेलेबल रहता है, ठंडा गर्म इतना नहीं पता, बट हाँ वहाँ पे वाटर होता है तो आप जाके पी लो, कोई कुछ कहता नहीं है। और जैसे मेरे सेंटर पे तो ऐसा था, वहाँ पे ना टीचर्स नहीं होते कि जैसे हमारे स्कूल में जो टीचर होते हैं या बोर्ड एग्जाम में जो हमारे टीचर स्कूल के टीचर होते हैं वहीं रहते हैं, नहीं, वो तो जो वहाँ का एनटीए का स्टाफ होता है, एनटीए के लोग जो उन्होंने ट्रेन किए होते हैं वो होते हैं, टीचर्स नहीं होते। तो एग्जाम से पहले सब आराम से इधर उधर घूम रहे थे, एग्जाम के बाद इधर उधर घूम रहे थे, तो वो इतना कुछ नहीं कह रहे थे वैसे, तो आप जा सकते हो आराम से पानी पीने, वॉशरूम यूज़ करने, कुछ कोई कहता नहीं है, और वो सब चीज़ें पूरी फैसिलिटी होती है वहाँ पे। उसके बाद एग्जाम एनालिसिस की कैसे जेन्युइनली पेपर आए थे, तो मैंने 5 पेपर दिए 5 सब्जेक्ट के, और मुझे वो सारे ही टफ लगे, ऐसा नहीं था कोई मुझे इजी लगा हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें टफ था। जैसे कि साइकोलॉजी, अब सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो देखो साइकोलॉजी में नैरोस्ट टू नैरोस्ट चीज़ें आई थी कि जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वो पेपर नहीं कर सकता था, तो तुम्हें एनसीईआरटी की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद बहुत ज़्यादा फोकस मेरे वाले टेस्ट में था कि
कौन सा टेस्ट किसने डेवलप करा है। तो छोटी से छोटी चीज़ आई थी, जैसे ओसीडी, हमारी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें बस ट्राइकोटिलोमैनिया और होर्डिंग वाला जो भी डिसऑर्डर है उनका बस ब्रैकेट में लिखा हुआ वो क्या है, और कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। जैसे कि होर्डिंग का लिखा हुआ है स्किन पिकिंग, जो भी है, मतलब ट्राइकोटिलोमैनिया का जैसे लिखा हुआ है हेयर पुलिंग, तो वो भी आया था कि वो क्या होता है। उसके बारे में इतना कुछ नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, बट वो आया था कि ये वाला डिसऑर्डर कौन सा है। तो साइकोलॉजी में ये हुआ था। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में लीडर्स के बारे में बहुत ज़्यादा आया था। एंड देन डेट, क्रोनोलॉजी, ये सब बहुत आए थे कि डेट वाले क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस। इवन ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि बीजेपी ने कौन से ईयर में कितनी सीट जीती, उसको लाइक मैच द कॉलम में करो। ये भी आया था, मुझे डिफिकल्ट लगा क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं सीट्स रिमेंबर नहीं करके गई थी बीजेपी की कौन सी कब सीट आई थी, क्यों करूँगी मैं, बट हाँ वो आया था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। ठीक है। एंड देन उसके बाद हम बात करें अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कि ये बुक किसने लिखी या फिर किसने कब क्या करा, किसने क्या एक्सकवेट किया, तो लाइक लोगों के नाम पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था। और वही क्रोनोलॉजी वाला और डेट्स वाला, तो ये तो सारे में आया कि क्रोनोलॉजी और डेट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादातर सब में आए हैं। एंड देन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश का पेपर वॉज गुड। इतनी ग्रामर में तो इतनी डिफिकल्टी नहीं थी। ज़्यादातर क्वेश्चंस देखो ईडियम्स के आए थे और फ्रेजल वर्ब्स के आए थे और रीअरेंजमेंट वाले आए थे। तो इनके मतलब 3-3 4-4 क्वेश्चन बहुत आराम से आए थे। और ये नहीं है कि स्टेटमेंट पढ़ते ही तुम कर दोगे। मैच द कॉलम में ये चीज़ें ज़्यादा आई थी जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। एंड देन जीएटी, मैथ्स का तो मैं कुछ कहती नहीं, मुझे टफ ही लगता है ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ्स। बट रीजनिंग में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लाइक अच्छा पेपर आएगा, बट वो टफ आया था, थोड़ा अबव द एवरेज था वो। क्यों? क्योंकि लाइक रीजनिंग में जैसे क्यूब वाला चैप्टर होता है हमारा, तो दैट इज़ वेरी मच इजी और वो एक्सपेक्टेड होता है कि वो आएगा, बट उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ऐसे जो इजी काफ़ी चीज़ें होती है ना, वो नहीं आई थी रीजनिंग वाले पेपर में। एंड देन जीके वॉज थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, मुझे नहीं लगा, लाइक मैं करके गई थी बट मुझे जीके थोड़ा लगा टफ। तो लाइक इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग, जीएटी का पेपर पूरा टाइम कंज्यूमिंग था। अब टाइम वाली बात आती है तो ऐसा नहीं है कि आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा या फिर कुछ छूट जाएगा। वैसे तो आपके पास चॉइस होती है, आपको पूरा करना है करो, नहीं करना मत करो, कुछ छोड़ दो। बट जैसे कि जीएटी, जैसे कि सारे पेपर थे उसमें टाइम की ये दिक्कत नहीं थी कि टाइम खत्म हो रहा है आपका। लाइक एक बार पेपर कर लिया पूरा सॉल्व एंड देन यू कैन रिवाइज इट 2-3 टाइम्स। इतना आपके पास टाइम था कि आराम से रिवाइज कर लो और फिर पेपर खत्म हो रहा है। तो टाइम की इतनी कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी मैं दूसरे सब्जेक्ट्स का नहीं कह सकती, बट हाँ ह्यूमैनिटीज़ में इतनी टाइम की दिक्कत कोई नहीं है। यहाँ पर आराम से पेपर कर सकते थे अपना, एंड देन आपके पास आइडल टाइम भी बच जाता है ऐसे बैठे रहने के लिए। नाउ कमिंग टू थिंग्स टू कीप इन माइंड या फिर मिस्टेक्स टू अवॉइड, तो सबसे पहले तो पैनिक मत करो। पता है पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है बहुत सारे बच्चों का और लगता है डर, बट तुम जितना एंशियस होगे तुम्हें उतनी ही प्रॉब्लम आएगी। तो इतना एंशियस मत हो। ये सोचो कि लाइक ऑब्वियसली 12th में इतना पूरा साल हमने ये सिलेबस पढ़ा हुआ है तो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, ज़्यादा एंशियस मत हो। डोंट डिस्कस योर आंसर्स। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जैसे पेपर खत्म हो जाता है वो अपना आंसर डिस्कस करते हैं। लाइक मैं तो ये हैबिट लाइक 5th-6th क्लास से फॉलो नहीं कर रही हूँ कि आंसर डिस्कस करने वाला। क्यों? क्योंकि अगर आप आंसर डिस्कस करते हो और आपका एक भी क्वेश्चन गलत होगा ना, तो आपका मूड हमेशा खराब होगा और आपका अगले पेपर के लिए कॉन्फिडेंस भी खराब होगा। जैसे मान लो आज आपके 2 पेपर हैं और आप में से आपका किसी क्वेश्चन में गलत निकल गया कोई आंसर, अब अगले पेपर में आपका मोटिवेशन डाउन रहेगा या फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा कि अब मेरा गलत हो चुका है, अब मेरा परफेक्ट स्कोर आएगा ही नहीं, या अब तो गलत हो गया, मुझे क्या कॉलेज मिलेगा, अब तो ऐसे ही कर लूँ ये वो। तो अपने आंसर कभी डिस्कस मत करो। भाई इतना बड़ा पेपर होता है, क्या पता कुछ गलत हो, उसके बाद फिर आपका अगला पेपर खराब हो तो क्या फायदा ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने का। जब मार्क्स आएंगे तो पता चल ही जाएगा सब कुछ। एक सीबीटी मोड की प्रैक्टिस करो, क्योंकि लाइक हमारा कोई भी स्कूल एग्जाम ऐसा नहीं होता है जो हम कंप्यूटर बेस्ड देते हो, एक्सेप्ट कंप्यूटर का एग्जाम या एआई वगैरह का एग्जाम। तो इसलिए तुम जो भी अपना पेपर सीबीटी मोड में, तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट है उसकी सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करो 1 या 2 बार, ताकि तुम्हें पूरा इंटरफेस क्लियर हो जाए। लाइक वहाँ पे ऐसा होता है कि सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, कि आपका क्वेश्चन जो आपने मार्क करा है सेव भी हो गया, बट आप आफ्टर कुछ टाइम पेपर कंप्लीट करने के बाद उसे रिव्यू कर लो तो वैसे मार्क हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ आपको ये क्वेश्चन वापस रिविजिट करना है। तो लाइक अगर आप सीबीटी मोड में एक बार प्रैक्टिस कर लोगे कि कैसा इंटरफेस आता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो मॉक रिलीज करते हैं
फ्री में, तो आप उनको एक बार करो ताकि आपको पता चले कि उसका इंटरफेस कैसे होता है, कौन से बटन का क्या काम है, क्या चीज़ कैसे होती है। इससे आपको ईजी रहेगा, उस दिन एकदम से ये नहीं लगेगा कि ये क्या आ गया या इसका क्या मतलब है, कैसे होगा, क्या कुछ। आपको ऑलरेडी क्लियर होगा अपने माइंड में कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। तो इसलिए सीबीटी मोड में अपने क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करो। अवॉइड टेकिंग टू मच मटेरियल, बहुत सारा सामान अपने एग्जाम सेंटर पे मत लेके जाओ, वहाँ रखने की जगह नहीं होती है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा जा रहे हैं, तुम अपने व्हीकल से जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी ले जाओ, बट वहाँ रखने के लिए जगह नहीं होती है। तो तुम अकेले जा रहे हो तो अवॉइड करो कि इतना सारा सामान ना लेके जाओ। जो जरूरी का मैंने बताया कि ये सामान लेके जाओ, बस वही लेके जाओ, उसके सिवा कुछ नहीं लगता वहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट इज द की, कि लाइक तुम्हारा सीयूईटी एग्जाम में कैसा स्कोर आता है ये बिल्कुल टाइम पे डिपेंड करता है। कि मान लो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे बट तुम कुछ क्वेश्चंस में अटक गए, उसकी वजह से तुमने आगे का पेपर छोड़ दिया तो तुम्हारा पूरा स्कोर खराब हो जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करो। अगर तुम सीबीटी मोड की प्रैक्टिस कर रहे हो तो विद टाइम करो उसे, और टाइम से ऊपर मत जाओ। तुम्हारा एग्जाम 60 मिनट्स का है तो एट मैक्स तुम उसे 45 मिनट्स में तो कर ही दो, ताकि तुम्हारे पास एक बार और टाइम हो जाए रिवाइज करने के लिए। बिकॉज क्या होता है, कई बार मेरे साथ भी हुआ था ये, जब मैं रिवाइज करने लगी मुझे मार्क करना था बी, बट कंप्यूटर में कभी इधर उधर क्लिक हो जाता है या कुछ भी कह लो, तो वो सी मार्क था एट द एंड। फिर जब मैं उसे रिवाइज कर रही थी फिर मैंने देखा और लाइक मेरे मार्क्स बच गए 5 नंबर का। तो इसलिए एक बार अपना पेपर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। कि तुम कुछ मार्क करना चाह रहे हो, मार्क कुछ हो जाए, ऐसी सिली मिस्टेक के लिए अपने मार्क्स गंवाना तो नहीं कर सकते ना। इसलिए इतना मैनेज करो कि तुम एक बार रिवाइज कर सको अपना पूरा, कि तुमने कौन से ऑप्शंस मार्क किए हैं। और दूसरे स्टूडेंट से डरना मत। तुम यहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे स्कूल के बाहर से होंगे, कहीं और से होंगे, तो उनके बारे में जब तुम जानोगे कि उनका बोर्ड का रिजल्ट बहुत ज़्यादा आया है, या फिर वो कहेंगे हमने ये भी प्रैक्टिस करा है वो भी करा है, तो इससे भाई तुम डरना मत, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस खराब होगा अल्टीमेटली। इससे तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने कि भाई जब मैंने बोर्ड्स में पूरे साल में ये पढ़ा है तो मैं ये अब क्यों नहीं दे सकता। वहाँ तो लाइक हमें लिखना भी होता था, सब्जेक्टिव होता था हमारा पेपर, यहाँ तो हमें बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क करने हैं। दिस इज सो इजी। ऐसे लाइक अपने दिमाग में बैठाओ इसे कि हाँ पेपर इजी होता है, और दूसरों से मतलब मत डरो कि उसने इतना ज़्यादा कर लिया और हमारा कुछ नहीं हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़रूरी कोई है कि उसने जो प्रैक्टिस करी हो वो उस लेवल की हो या इतनी एफिशिएंट हो जिस लेवल से तुमने किया है। तो फालतू में अपना कॉन्फिडेंस खराब करोगे, इसलिए किसी और से डरना मत। एट द एंड माई पर्सनल एडवाइस जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा सीयूटी का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर है या किसी का भी बचा है और वो मेरी वीडियो देख रहा है, तो कि प्रॉपर टाइम से सो। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली एमसीक्यू में, क्योंकि कई बार जैसे तुम्हारे 3 शिफ्ट वाले पेपर, मतलब 3 एग्जाम होते हैं एक शिफ्ट में, तो लास्ट वाले पेपर में तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेजेंड। तो मतलब फिर तुम्हें नींद आने लगती है। एमसीक्यूज वो क्लोज एक जैसे से बनाते हैं ऑप्शंस, मतलब उनके, तो फिर तुम्हें कंफ्यूजन होती है, दिमाग नहीं चलता। तो इसलिए नींद प्रॉपर लो और ईट समथिंग लाइट। मैंने पहले भी मेंशन किया है, अभी भी कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं खाओगे तो दिमाग नहीं चलेगा, तो इसलिए खाना खाना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए, और कुछ लाइट खाना कि तुम्हें घबराहट ना हो, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी गर्मी होती है एंड देन एग्ज़ाम की एनजाइटी वगैरह थोड़ी बहुत तो रहती है, तो वो हाइप अप ना हो। तो इसलिए कुछ लाइट खाओ, ज़्यादा हैवी वगैरह पे मत जाना। अरेंज योर डॉक्यूमेंट्स प्रायर। अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम 3 दिन बाद है तो अपने दोनों एडमिट कार्ड सब अरेंज करके रख लो, तैयार करके रख लो। अपना आधार कार्ड चेक करो, तुम्हारा आधार कार्ड अपडेटेड है नहीं है, क्या है, फ़ोटोज़ तुम्हारे पास हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें, पेन बॉटल, ये सब चीज़ें अलग करके पहले ही निकाल दो ताकि तुम वहाँ जाके ना भूलो। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि पानी की बॉटल वगैरह, पेन वगैरह की वो ना दे ये सब। तो इसलिए अपनी चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही सेट कर लो। ये मत करो कि एंड डे पे करेंगे, उस दिन सुबह कर लेंगे, फिर दिमाग से चीज़ें स्किप हो जाती हैं। इसलिए अपनी चीज़ें पहले ही रख लो। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जो भी वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन होंगे, टाइम होगा तुम्हारे पास अच्छे से रीड करने के लिए, क्योंकि पेपर इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, वो अपने टाइम पे स्टार्ट होगा, उससे पहले तुम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ो कि कितने की नेगेटिव मार्किंग है, कितने की पॉजिटिव मार्किंग है। जैसे अभी हमारे में था +5 -1, क्या पता है अगले साल तक ये ट्रेंड चेंज हो जाए, -2 कर दे या कम कर दे, कुछ भी। तो एक एक चीज़ पढ़ो। और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्किप इट एंड देन रिटर्न टू इट। कि अभी नहीं आ रहा है तो ये नहीं है कि तुम 10-15 मिनट तक किसी क्वेश्चन पे लगे पड़े, भाई नहीं, पूरा पेपर है करने को, उसको मार्क कर दो और आगे चलो एंड देन रिविजिट दैट क्वेश्चन। उसकी वजह से तुम्हें 10 क्वेश्चन जो आते होंगे वो छूट जाएंगे,
करेंगे तो ज़्यादा लॉस कब होगा कि अगर तुम उस पर अटके रहोगे। तो इसलिए उसे छोड़कर एक क्वेश्चन दो, उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो अच्छे से दिमाग में बैठाने के लिए। नहीं आ रहा, लीव इट, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर खत्म हो जाए फिर रिविजिट करो उसे, टाइम सेव होगा। एक वही डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ऐसा होगा कि बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हारे फ्रेंड्स के या वहाँ पे जो लोग मिलेंगे उनके तुमसे ज़्यादा मार्क्स आए या कुछ भी हो सकता है। वैसे होपफुली तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, बट अगर ऐसा होता है तो दूसरों से कंपेयर मत करो। अपने बोर्ड के रिजल्ट को इम्पैक्ट मत करने दो अपनी CUET की तैयारी को। किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। यू आर द बेस्ट और जितना तुमने पढ़ा है अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो और उससे जाओ। और हो सके तो अवॉइड टॉकिंग टू पीपल। लाइक हाँ, नॉर्मल बातचीत करो बट इतनी भी नहीं, क्योंकि एग्जाम से पहले बातचीत करोगे वही दिमाग में रहेगा। तो इससे अच्छा थोड़ा काम रहो, कंपोज रहो, उस टाइम मेडिटेशन करो, थोड़ी प्रेयर कर लो या फिर अपने कुछ टॉपिक्स रिविजिट करो इन योर माइंड, ताकि एग्जाम में आए तो तुम्हें एकदम से याद आ जाए कि हाँ ये अभी मैंने करा था, तो टाइम वेस्ट ना हो। तो इसलिए लोगों से बात करने से ज़्यादा अपने अंदर फोकस रखो कि जो तुम्हारे अंदर है अभी तुम्हें उसे बहुत इफेक्टिवली यूज़ करके पेपर में करना है, बिकॉज दिस पेपर डिसाइड्स योर फ्यूचर। एंड लास्ट, अपनी मेंटल पीस पे ध्यान दो। ये नहीं है कि CUET नहीं निकला तो कुछ नहीं होगा, नहीं, सेकंड कट ऑफ लिस्ट भी निकलती है कई बार। एंड देन बहुत अच्छी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, अगर नहीं होता गो फॉर देम। और ऐसा नहीं है कि तुम अब सब कुछ CUET पे ही डिपेंडेंट रखो, नहीं, और भी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरो, ताकि अगर इन केस तुम्हारा CUET नहीं होता तो तुम दूसरे कॉलेजेस पे जा सकते हो। जैसे मैंने पर्सनली 2-3 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का भरा है, तो क्योंकि अब मेरे पास वो बैकअप ऑप्शन में है, क्योंकि मेरे वहाँ सिलेक्शन हो गया है। तो अब मुझे फिर भी मैं काम हूँ कि हाँ CUET में अच्छा रिजल्ट आएगा, बट इन केस कुछ चीज़ इधर उधर होती है तो मेरे पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए हमेशा। तो इसलिए कीप अ बैकअप ऑप्शन फॉर यू 2 और 3, कि अगर इन केस नहीं होता तो कुछ तो हो हमारे पास। 1 साल ड्रॉप लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। एंड ऑनेस्टली पेपर टफ आए ईजी आए, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और बहुत मज़ा आता है, लाइक इतनी एक्साइटमेंट होती है। एडमिट कार्ड आता है, उसे तैयार करते हो, प्रिपरेशन करते हो, एंड दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो वहाँ जाते हो, इतने सारे लोगों से मिलते हो, यू गेट टू सी कि कैसे और चीज़ें होती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, थोड़ा स्ट्रेस मैनेज करना, पढ़ाई करना, तो लाइक बहुत सारी चीज़ें सीखते हो और लिटरली बहुत मज़ा आता है। लाइक मुझे भी मज़ा आता है क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट ज़्यादा होती थी पेपर के डर से ज़्यादा, कि हम सुबह उठेंगे, इतनी जल्दी तैयार होएंगे, फिर जाएंगे, पता नहीं वहाँ कैसे क्या होता होगा। तो ये सब बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत मज़ा आता है, बिलीव मी। हाँ, ये तुम्हें स्कूल एग्ज़ाम जैसा नहीं लगेंगे, स्कूल एग्ज़ाम से बहुत अलग है, बट पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्कूल में पढ़ा है वही आता है, कुछ बाहर से नहीं आता है। एंड गिविंग दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विल टीच यू मोर देन जस्ट अकेडमिक्स, कि लाइक अकेडमिक्स तो तुम पढ़ते ही हो, बट अगर तुम खुद से जा रहे हो, यू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक इतनी दूर जाना एंड देन एग्ज़ाम देना, या फिर एग्ज़ाम का स्ट्रेस मैनेज करना, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, या कुछ भी। तो लाइक यू लर्न मोर दैन अकेडमिक्स। अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, मैनेज करना है, डिसिप्लिन रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है, इसलिए। एंड इफ़ तुम्हारा CUET एग्ज़ाम बचा है या तुम नेक्स्ट ईयर दोगे या जब भी दोगे, जब भी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, डोंट पैनिक, बहुत मज़ा आएगा। और पढ़ाई करो, फालतू की चीज़ों में मत टाइम वेस्ट करो कि लाइक ये कह रहा है, ये वो कह रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बता दी हैं, ऑलमोस्ट आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग CUET के एस्पेक्ट से, कि क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, किस टाइम पर जाना चाहिए, या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या सामान लेके जाना है। तो मैंने ट्राई करें कि मैं सब कुछ तुम्हें एक ही वीडियो में दे दूं, कि मेरा पेपर का एनालिसिस और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मिस्टेक्स वगैरह सब कुछ। तो इसलिए वीडियोस देखने से ज़्यादा अगर तुम पढ़ाई पे फोकस करो अब, तो बेटर रहेगा। और मुझसे अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, क्योंकि मेरे दोनों CUET एग्ज़ाम हो चुके हैं, सो आई कैन गाइड यू। एंड हाँ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं फाइनली फ्री हो चुकी हूँ। ऐसा बोर्ड एग्जाम्स के बाद लग नहीं रहा था कि मैं हाँ फ्री हो चुकी हूँ, बट अब CUET दे दिया, 3-4 एंट्रेंसेस और दिया, उसके बाद अब लग रहा है फ्री हूँ। तो ऐसा तुम भी मत सोचना बोर्ड एग्जाम्स के बाद फ्री हो गए, नहीं, 1-2-3 दिन एंजॉय करो, फिर CUET की पढ़ाई करो, फिर उसके बाद करते रहो, जो करने का कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ पढ़ते रहो और खूब मज़े भी करना है, ऐसे नहीं मज़े साइड करो, पढ़ो, मज़े करो, एंड बाय, टेक केयर। और हाँ, मुझे फीडबैक ज़रूर देना, वीडियो कैसी लगी, वॉज इट हेल्पफुल, और अगर कुछ पूछना, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।